नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह स्वागत करता हूं कृतार्थ एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज हम अपनी क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रीवियस एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सीरीज हमारी 1000 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज है। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। हम इससे पहले कल अपने 30 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। आज हमारा प्रश्न नंबर 31 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। पहला प्रश्न हमारा आज का, विच गैस इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। निम्न में से कौन सी गैस अधिक योगदान देती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसमें मैं एक आपका थोड़ा सा एडिशन कर दूं। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एनुअली एक तरह का वार्षिक उत्सर्जन होता है इन सभी गैसों का, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। लगभग इसका 65 से लेके 78 तक प्रतिशत रहता है टोटल। वहीं चलिए हम अपने आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन मेड इकोसिस्टम। निम्न में से कौन सा मानव द्वारा निर्मित इकोसिस्टम नहीं है। प्रश्न ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑर्चार्ड्स, बगीचे। ऑप्शन नंबर बी होम एक्वेरियम। ऑप्शन सी है आपका बोटानिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान। ऑप्शन डी है आपका घास के मैदान। देखिए ऑर्चार्ड्स तो बगीचे तो इंसान डेवलप कर लेता है, एक्वेरियम भी इंसान बना लेता है, वनस्पति उद्यान भी इंसान बना लेता है, परंतु जो घास के मैदान होते हैं वो नेचुरल ग्रो होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ग्रासलैंड्स। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछता है, दस्त ए कबीर डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। दस्त ए कबीर नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है सूडान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ईरान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ईरान। देखिए ईरान के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसकी कंट्री और करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, कैपिटल और करेंसी के बारे में। इसकी कैपिटल है तेहरान। कैपिटल है तेहरान। इसकी करेंसी है ईरानियन रियाल। इसकी करेंसी है ईरानियन रियाल। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 34 है, 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश। आय और व्यय खाता किस प्रकार का खाता होता है। आपके चार ऑप्शन है। प्रॉपर्टी अकाउंट, ऑप्शन बी है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी है नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी है कैपिटल अकाउंट। दोबारा ऑप्शन आपको मैं रिपीट कर देता हूं। ऑप्शन ए है आपका है प्रॉपर्टी अकाउंट, मतलब संपत्ति खाता। ऑप्शन बी है आपका निजी खाता, ऑप्शन सी है आपका नाममात्र खाता, ऑप्शन डी है आपका पूंजी खाता। इस प्रश्न का सही जवाब है नॉमिनल अकाउंट, निजी खाता। देखिए ये तीन खाते जो हैं, इन तीनों खातों की अपनी अलग अलग सिग्निफिकेंस है, परंतु हम जो नाम मात्र खाता है इसमें सिर्फ हिसाब किताब रखा जाता है। हमारा जो टोटल इनकम होता है, हमारी टोटल इनकम में से माइनस कर दिए जाते हैं हमारे एक्सपेंडिचर, ओके, और माइनस कर दिए जाते हैं हमारे सभी प्रकार के लॉसेज। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। कमोडिटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन विच मार्केट। वस्तु और उत्पादन में भिन्नता किस प्रकार के बाजार में पाई जाती है।
आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी मोनोपोली मार्केट, ऑप्शन सी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ऑप्शन डी नो ऑप्शन इज करेक्ट। मैं एक बार आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूं ऑप्शंस। पूर्ण प्रतियोगिता, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक अधिकार बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज या नो ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए आपका आंसर क्या है इसमें। देखिए इस तरह का बाजार जो है ये कहलाता है अपूर्ण बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। तो आपका सही उत्तर है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। आज का हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या कहता है। द इकोनॉमिस्ट who for the first time scientifically determined the national income in India is dash। निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय आय का उल्लेख किया था। ऑप्शन ए है आपका जगदीश भगवती, ऑप्शन बी है VKRV राव, ऑप्शन सी है कौशिक बसु, ऑप्शन डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर VKRV राव। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का प्रश्न नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। निम्न में से कौन सा हमारा केंद्रीय सरकार का गैर योजनाबद्ध व्यय है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, निम्न में से कौन सा हमारा केंद्रीय सरकार का गैर योजनाबद्ध व्यय है। गैर योजनाबद्ध का मतलब जिसकी हम कोई प्लान नहीं करते, जिसके बारे में हम कोई प्लान नहीं करते हैं। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज की दय, ब्याज की पेमेंट, ऑप्शन बी है ग्रांट टू द स्टेट्स, राज्यों को दी जाने वाली सहायता, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण, ऑप्शन डी है सब्सिडी। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलेक्ट्रिफिकेशन। क्यों? ये जो इसके तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी और डी, ये तीनों ऑप्शन, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है साल में इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, ऐसे ही ग्रांट ऑफ स्टेट्स जो है कभी किसी स्टेट्स की बढ़ती घटती रहती है, या 2 स्टेट्स की आई 3 की नहीं आई, 4 की आई 5 की नहीं आई। और ऐसे ही सब्सिडी है जिसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। ये तीनों जो हैं वेरिएबल्स हैं इसलिए। जबकि इलेक्ट्रिफिकेशन विद्युतीकरण में एक बार प्रोजेक्ट बन जाता है, उसकी कॉस्टिंग आ जाती है, तो वो हम उसका खर्चा प्लान कर सकते हैं। बाकी इन तीनों का हम प्लान नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये गैर योजनाबद्ध व्यय में आता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर क्वेश्चन। द परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 2001 to 2011 एज पर सेंसस 2011 इज डैश। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की दशक 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था। ऑप्शन ए है 15.89, ऑप्शन बी है 17.64, ऑप्शन सी है 18.21, ऑप्शन डी है 21.54। इस प्रश्न का सही उत्तर 17.64। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 पूछता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सर्वप्रथम निम्न में से किस देश में संविधान की संकल्पना की उत्पत्ति हुई थी। आपके चार ऑप्शन है। इटली, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश रहा है शुरू से ही, हमारे पुराने इतिहास से ही, जिसने अधिकतर पूरे विश्व पर राज किया है। इसीलिए सर्वप्रथम संविधान की संरचना इसी ने की थी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40।
देखें क्या कहता है। द पार्लियामेंट हैज बीन गिवन पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार किस धारा के अंतर्गत नागरिकता कानून को शक्तियां प्रदान की गई हैं, नागरिकता कानून को बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल नंबर 5, ऑप्शन बी आर्टिकल 7, ऑप्शन सी आर्टिकल 9, ऑप्शन डी आर्टिकल 11। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल नंबर 11। देखिए मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। आर्टिकल नंबर 11 जो है ये कहता है कि अगर नागरिकता कानून को बनाने के लिए जो भी पावर्स दी जानी चाहिए वो इसके अंदर उसका उल्लेख है। बाकी आर्टिकल नंबर जो 5 है वो कहता है कि भारत के अंदर जो भी व्यक्ति पैदा होगा या जिसके माँ बाप भारतीय होंगे या जो भारत में पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से रह रहा है वह भारतीय नागरिकता का हकदार है। यह आर्टिकल नंबर 5 कहता है। जबकि आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि वे भारतीय जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे आज़ादी के समय में, वे भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे, उनकी भारतीय नागरिकता अपने आप छिन जाएगी। वहीं हमारा आर्टिकल नंबर 9 कहता है वे भारतीय जो हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं उनकी सिटीजनशिप, उनकी नागरिकता स्वयं रद्द हो जाएगी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41। देखें क्या पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। निम्न में से कौन सी संवैधानिक निकाय नहीं है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय वित्तीय आयोग, ऑप्शन सी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कमीशन, आयोग की आधिकारिक भाषा, ऑप्शन डी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। मैं इसमें थोड़ा सा आपकी जानकारी में ऐड कर दूं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनके विषय में हमारे संविधान में चीजें लिखी हुई हैं, उसके विषय में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वे सभी चीजें जो हमारे संविधान में लिखित रूप में हैं वे हमारी संवैधानिक निकाय कहलाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके विषय में हमारे संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये हमारे संवैधानिक बॉडी नहीं है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42, विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डिस्क्राइब अबाउट 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। निम्न में से कौन सा बौद्ध शास्त्र में 16 महाजनपद के विषय में लिखा हुआ है। आपका पहला ऑप्शन है दिग् निकाय, ऑप्शन बी है सुत्त पिटक, ऑप्शन सी है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन डी है विनय पिटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में हमारे 16 महाजनपद जो थे पुराने समय में हुआ करते थे उनका वर्णन अंगुत्तर निकाय में है और ये क्वेश्चन कई बार एसएससी पूछ चुका है अंगुत्तर निकाय से। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 43 है। प्रश्न संख्या 43, द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इन इंडिया अर्ली 6th सेंचुरी वॉज डैश। छठी शताब्दी में पहली बार भारत आने वाला चीनी श्रद्धालु कौन था। ऑप्शन ए है ह्यूनसांग, ऑप्शन बी है फाहेन, ऑप्शन सी है सुंगयुंग, ऑप्शन डी है आई टीसांग। देखिए चाइनीज ट्रेवलर और बाकी जितने भी यात्री हैं इनके लिए आप कहोगे तो मैं एक आपका वीडियो अलग से बना दूंगा विजिटर्स का। इनके विषय में हमेशा हर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सुंगयुंग। हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था सुंगयुंग जो है 518 एडी में भारत आया था। कहाँ आया था? स्वात घाटी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक है, ये
बाकी हम बात कर लेते हैं अपने बाकी 3 ऑप्शंस की। ह्यून सांग के विषय में अधिकतर हमसे पूछा जाता है। ह्यून सांग के विषय में हमसे पूछा जाता है। ह्यून सांग किसके समय में आया था, किसका समकालीन था, या किस राजा के समय में आया था? यह आया था राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन के समय में यह आया था, जो कि 630 एडी में थे। ओके। वहीं हमसे पूछा जाता है फाहिन। फाहिन किस राजा के समय में आया था? फाहिन जो आया था हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे ये, 405 एडी में। ठीक है। देखिए जितने भी हम सवाल कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है अगर हम आज 50 सवाल करें या 30 सवाल करें तो वो 30 सवाल सिर्फ 30 सवाल तक सीमित नहीं रहते हैं। हम कोशिश यही होती है हमारी कि हम आपको एक सवाल से लिंक करके जोड़ करके एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दें, और वो उत्तर जो कि एसएससी हमसे बार बार पूछता है वही प्रश्न हम आपको बताएं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश? निम्न में से कौन सा इल्तुतमिश के समय में सल्तनत की राजधानी थी? ऑप्शन ए है आपका आगरा, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए इस सवाल का आपको मैं जानता हूं अच्छी तरह इसका उत्तर आता ही होगा। बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि जब भी सल्तनत का नाम लिया जाता है तो वो सल्तनत ऐसे ही नहीं लिया जाता। सल्तनत से पहले हमेशा दिल्ली का नाम लिया जाता है। हमारी हिस्ट्री में कभी भी हमने कभी भी नाम लिया होगा या कभी भी कहीं भी पढ़ा होगा तो दिल्ली सल्तनत करके पढ़ा है हमेशा। तो सल्तनत की राजधानी उस समय दिल्ली हुआ करती थी। यह समय था 1206 ईस्वी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 45। देखिए क्या कहता है। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी? निम्न में से कौन गांधी जी के नमक सत्याग्रह का भागीदार था? आपके 4 ऑप्शन है। प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द करेक्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। देखिए थोड़ा सा इसमें मैं आपकी इंफॉर्मेशन में ऐड कर दूं। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने सन 1930 में चलाया था। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए थे, नमक के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए थे, कर लगा दिए थे, जिससे परेशान होकर सभी लोगों ने गांधी जी से प्रार्थना की कि गांधी जी हमारे साथ चलिए, कुछ कीजिए, ये नमक पर कर बढ़ा रहे हैं। तो गांधी जी ने, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। दांडी मार्च, सॉरी, इसे हम दांडी मार्च से भी जानते हैं। दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। यह उन्होंने पद यात्रा की थी 400 किलोमीटर की, 400 किलोमीटर की पद यात्रा अहमदाबाद से दांडी। और यह बहुत सक्सेसफुल हुआ था गांधी जी का यह आंदोलन, इसलिए इसका नाम बहुत ही सक्सेसफुल मोमेंट्स में लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46। विच डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? निम्न में से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बेरीबेरी, ऑप्शन बी है पेलेग्रा, ऑप्शन सी है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी है रिकेट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी होती है। ठीक है। बाकी मैं इन तीनों के विषय में बता दूं। ऑप्शन ए बेरीबेरी हमें विटामिन बी की कमी से होती है।
जबकि पेलेग्रा हमें विटामिन बी थ्री की कमी से होती है, जबकि रिकेट्स हमें विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें मैं थोड़े से आपके और प्रश्न ऐड कर देता हूं जो हमसे बार बार एसएससी पूछता है। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम पूछता है, विटामिन बी थ्री का साइंटिफिक नेम पूछता है। विटामिन बी वन का नाम है थमाइन। ओके, विटामिन बी थ्री का नाम है नियासिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं मैं आपको, प्लीज इसे याद कर लीजिए। आपसे विटामिन से क्वेश्चन मुझसे पूछने ही पूछने हैं हमेशा। विटामिन हो गए, विटामिन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो पूछेगा। पिछले सेशन में हमने देखा था कि उसने हमसे पूछा था फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, मैंने उसके विषय में भी आपको बताया था। और ये जो, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 47, 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड? निम्न में से ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में उपस्थित है? प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी है साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है चाइना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्या पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार? निम्न में से भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? आपके पास ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। देखिए मैं आपको इसके लिए एक सजेस्ट करूंगा, आपके सामने जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपसे स्टेट बाउंड्री शेयर्स के बारे में पूछा जाए, तो आप बार बार रिपीटिवली 2 से 3 बार, 1 2 3 बार, आप एक दिन में 3 बार मैप जरूर देखें। मैप से आपके बाउंड्री शेयर्स या नेबरिंग कंट्रीज से क्वेश्चन हमेशा पूछेगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्या कहता है। भवानी सागर डैम और लोअर भवानी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत के किस राज्य में भवानी सागर बांध या निम्न भवानी सागर बांध उपस्थित है? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, जितने भी बांध हैं, बांध, नदियां, इनसे रिलेटेड भी आपसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु से रिलेटेड मैं आपको करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन करा देता हूं। इसमें तमिलनाडु का सीएम का नाम पूछेगा। इनके सीएम का नाम है पिलानी स्वामी। पिलानी स्वामी। आपसे इसके गवर्नर का नाम पूछेगा। ठीक है, इनके गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। ओके, इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 50। देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 50। ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कनेक्शन ऑफ एलपीजी? निम्न में से भारत सरकार की कौन सी योजना है जिसके तहत एलपीजी के कनेक्शन ऑनलाइन वितरित किए जाएंगे या किए गए थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था 2017 के एसएससी जेई में आए हुए क्वेश्चन में। आपका ऑप्शन ए है सहज, ऑप्शन बी है पीएमयूवाई, ऑप्शन सी है भीम, ऑप्शन डी है डिजिधन। आपसे कई बार ये भी हो सकता है वो आपसे इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ले, फुल फॉर्म से भी ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके लिए। और रिसेंटली जो हाल ही में कुछ योजनाएं चलाई जाएंगी या आपके एग्जाम से कुछ पहले या 6 महीने पहले करंट अफेयर्स में जितनी भी योजनाएं हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो सभी योजनाएं एक बार पढ़ के जाएं। ज्यादातर वो योजना जो किसी न किसी कारणवश मीडिया में रही थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है पीएमयूवाई।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। जबकि सहज योजना रिलेटेड है हमारी सौभाग्य योजना को ही हम सहज योजना कहते हैं, जिसमें हमें हर गांव 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 घर घर बिजली पहुंचाई, इलेक्ट्रिफिकेशन किया, गांव गांव घर घर बिजली पहुंचाई है। ये हमारे मोदी जी की एक अच्छी पहल थी। भीम यूपीआई के विषय में तो आप जानते होंगे, भारत इंटरफेस मनी इंटरफेस, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए है। जबकि डिजी धन जो है ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए है, दोनों के ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। इसमें ग्राहक को भी कुछ ऑफर्स दिए जाते हैं, और जैसे आपके फ़ोन पे वगैरह में है, बस फ़र्क इतना है कि वो सब प्राइवेट है, ये हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। चलिए अपने अगले प्रश्न की संख्या क्या चलते हैं। प्रश्न संख्या 51, क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम 2018। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, रिसेंटली जितने भी हुए, इस साल तो नहीं हुए हैं, इस साल के स्टार्टिंग में कुछ हुए हैं, और इससे पिछले जो हुए हैं 2018 में, 18 से लेके 19 के जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, जितने मेजर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़ प्लीज़ उनको निगलेक्ट ना करें, उनको पढ़कर जाएं। इनसे एक नंबर पक्का है। आपके इस प्रश्न के 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। इससे आपका एक और प्रश्न बन सकता है, पूछेगा तो, इस कॉमनवेल्थ 2018 गेम के विजेता देश कौन था? उसका भी उत्तर ऑस्ट्रेलिया ही है। ये अगला प्रश्न संख्या हमारी 52, 52, देखिए क्या कहता है। गांधी इन चंपारण इज रिटन बाय। चंपारण में गांधी इन चंपारण किताब किसके द्वारा लिखी गई? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी है चेतन भगत, ऑप्शन सी है सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी है दीनानाथ गोपाल। ओके, आपका इसका सही उत्तर है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ओके, बाकी के मैं आपका इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं। इसके अंदर आपसे हमेशा सवाल पूछा जाता है, अरुंधति रॉय की एक फेमस किताब है जो आपके बार बार एसएससी का फेवरेट है, एसएससी उसे पूछता है। इनका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, चलिए अपने चेतन भगत के विषय में भी पूछता है। इनकी तो 3-4 किताबें बहुत फेमस हैं। जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसका इनकी एक नोवेल थी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। वहीं इसका और भी पूछता है, इनकी एक आपने मूवी देखी होगी 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स इनकी मूवी थी, वो भी इनके नोवेल पे बनी थी, 2 स्टेट्स नाम के। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 53, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 हमसे पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स, उबुंटू, एमएस डॉस, एमएस एक्सेल। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है एमएस एक्सेल। देखिए ऑप्शन ए, बी और सी तीनों जो हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जबकि एमएस एक्सेल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने उम्मीद करता हूँ आप सभी को इसके विषय में पता होगा। ये कंप्यूटर में हिसाब किताब रखने वाला एक सॉफ्टवेयर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 54, क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्या पूछता है। इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज गिवन थ्रू। कंप्यूटर में दी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस किससे दी जाती हैं? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इनपुट यूनिट, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इनपुट यूनिट। देखिए बाकी के जो 3 डिवाइसेस हैं ये सभी आउटपुट डिवाइस, 2 डिवाइस सी और डी जो हैं आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि ये एएलयू जो है एक प्रोसेसर है जो कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, आपको प्लस माइनस डिवाइड, ये जो जितने भी ऑपरेशन होते हैं ये एएलयू में परफॉर्म होते हैं। बाकी के ये जो 2 हैं ऑप्शन, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, और जितने भी ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जबकि ये इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है। ये अपने अंदर इंस्ट्रक्शन को लेते हैं, इनके द्वारा इंस्ट्रक्शंस बाहर जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 55। देखिए क्या पूछता है। ये हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लेट लाइम। निम्न में से कौन सा बुझे हुए चूने का सूत्र है। ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछता है। ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं अभी बताऊंगा। ऑप्शन ए है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है आपका कैल्शियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपके अंदर इसके अंदर एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा, पहले इसी को पूरी तरह बताएंगे। इसमें स्लेट लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूने का मतलब जिसकी गर्मी को शांत किया गया हो। एक चूने के अंदर उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी गुण होता है कि उसके अंदर बहुत ही गर्मी होती है। उस गर्मी को शांत करने के लिए उसमें पानी में मिला दिया जाता है, तो उसकी सारी गर्मी बाहर निकल जाती है, इसलिए हम उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, कभी भी आपको डाउट हो तो उसमें देख लेना, हाइड्रोजन का कंटेंट जरूर होगा। पानी मिला देने से वह स्लेट लाइम बन जाता है। वहीं आपसे प्रश्न दूसरा भी पूछ लेता है, वो स्लेट लाइम की जगह पूछ लेता है आपको क्विक लाइम बताइए, क्विक लाइम क्या है या क्विक लाइम का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, क्विक लाइम के लिए फॉर्मूला आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, वही है क्विक लाइम को ही जब आप पानी में मिला देते हैं वह आपका बुझा हुआ चूना बन जाता है। और हिंदी में पूछेगा तो बिना बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिल्कुल सफ़ेद होता है, जो आपने चूना देखा हो कभी तो चौक की तरह सफ़ेद होता है ऐसा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 56, क्वेश्चन नंबर 56। ये क्या पूछता है। ये पूछता है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल while moving left to right across a period the metallic character dash। निम्न में से बताइए नवीन पीरियोडिक टेबल में यदि हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो धातु के गुणों में क्या बदलाव आता है। वे गुण बढ़ते हैं, वे गुण घटते हैं, या एक जैसे रहते हैं, या पहले बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। उनका धातुई गुण घटता है। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 57, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्या पूछता है। ये पूछता है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये थोड़ा सा साइंस का डीप का क्वेश्चन है, डीप भी नहीं कहेंगे इसको, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप इसे जरूर कर पाएंगे। आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। एक मोटा मोटा आपको याद कराने के लिए मैं बता देता हूं। 18 ग्राम जो है पानी का, 18 ग्राम H2O का 18 ग्राम जो है 1 मोल के बराबर होता है। ये आप मोटा मोटा याद कर लीजिए। ठीक है, यदि 1 मोल बराबर 18 ग्राम, पानी का 18 ग्राम वजन 1 मोल कहलाता है, तो 36 ग्राम वजन कितना कहलाएगा। ऑफ कोर्स दोगुना हो गया इसका, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हो गया तो ये 2 मोल कहलाएगा। वहीं आपको एक और इसमें थोड़ा सा डेप्थ में अगर पूछेगा तो ये पूछ लेगा 1 मोल किसके बराबर होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। इसकी संख्या होती है 6.022 इंटू मल्टीप्लाई 10⁻23। इसका मतलब होता है किसी भी एटम हो, अणु हो, परमाणु हो, इलेक्ट्रॉन हो, उनके सेम से एक ही प्रकार के मटेरियल, एक ही प्रकार के पदार्थ की इतनी संख्या सेम प्रकार के सभी पदार्थ की इतनी संख्या मिलकर के 1 मोल बनाती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या पूछता है। इन विच मिरर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। निम्न में से कौन से दर्पण द्वारा आभासी, सीधी एवं छोटी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, निम्न में से कौन से दर्पण द्वारा आभासी, सीधी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है आपका प्लेन, समतल, ऑप्शन बी है आपका कनकेव, ऑप्शन सी है आपका, सॉरी ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, ऑप्शन सी है आपका कन्वेक्स। हिंदी में भी बोल देते हैं, ये समतल दर्पण, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तल दर्पण। ठीक है,
चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 59। प्रश्न संख्या 59 क्या कहता है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर? निम्न में से कौन सा किसी तार का प्रतिरोध को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा फैक्टर या कौन सा कारक किसी वायर के तार के प्रतिरोध को प्रभावित करता है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेजिस्टिविटी, ऑप्शन बी लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं, बी आप जानते हैं लेंथ ऑफ द वायर मतलब तार की लंबाई, ऑप्शन सी होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र ये भी कहते हैं हिंदी में। ऑप्शन डी आपका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि आपका एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का जो कि दिया जाता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। इसमें जो ये रो है, रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, जबकि L होती है हमारे इसके अंदर तार की लंबाई, जबकि A होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्र। ये रेजिस्टेंस जो है किसी तार का वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टिविटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इससे रिलेटेड ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आज इसने ऑल ऑफ दी करेक्ट का ऑप्शन दिया है, तो कल को वो आपको लंबाई के पूछ लेगा, लंबाई के रिगार्डिंग कि उसकी लंबाई के साथ क्या संबंध है, फिर पूछ लेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ क्या संबंध है, इसी प्रकार पूछ सकता है। चलिए आपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 60 देखिए क्या पूछता है हमसे। द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य बहने वाला तापीय बहाव, दोबारा सुनिए, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में बहने वाला तापीय बहाव की दिशा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए देयर स्पेसिफिक हीट, इनकी विशिष्ट ऊर्जा, ऑप्शन बी लेटेंट हीट इसका मतलब गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी है आपका उनका तापमान देयर टेम्परेचर, ऑप्शन डी है आपका देयर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी डी है आपका देयर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क का क्षेत्र। इनमें से आपको मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं क्योंकि आपका समझना बहुत ही जरूरी है, वरना आप इसमें कंफ्यूज होंगे, इसका गलत जवाब देंगे। देखिए ये इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है दो वस्तुओं के मध्य फ्लो, हीट फ्लो मतलब दो वस्तुओं के मध्य बहने वाला तापीय बहाव की दिशा पूछी है। इसने हमसे दिशा पूछी है और दिशा हमेशा निर्भर करती है हमारे उनके दोनों वस्तुओं के तापमान पर। कैसे? आपने एक थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स तो पढ़ा ही होगा कि हीट का फ्लो, ताप का बहाव अधिक ताप वाले से, जिसका तापमान अधिक है वहां से कम तापमान वाले की ओर होगा। मतलब जो भी हीट फ्लो होगा जिसका ताप अधिक है वहां से कम ताप वाले की तरफ होगा। अगर अंग्रेजी में कहें तो हीट फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन हायर टेम्परेचर बॉडी टू दी लोअर टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, ये आपका पहला लॉ नियम कहता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो चलिए आज हम अपने इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।